गुड मॉर्निंग जी। राइट ऑन दी हेडिंग टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मैं एक बारी बता देता हूँ क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। आपने पढ़ा था बोहर मॉडल के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, यही पढ़ा था ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है जी, जिसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बताओ। 2πr। बट हम तो सभी ऑर्बिट्स के लिए एक जनरल रिलेशन निकाल रहे हैं, तो क्या बोलूंगा मैं, 2πrn। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो किसी वेलोसिटी से तो ट्रेवल करता होगा, उस वेलोसिटी को हम vn बोल देते हैं। ठीक है, vn सभी ऑर्बिट्स के लिए आ जाएगा। अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग होती है, तो सभी ऑर्बिट्स के लिए एक जनरल रिलेशन था, आप लोगों ने जो पढ़ा था vn। तो वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स वो vn कहलाएगा। फिर आप लोगों को पता है स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिकली हमें टाइम निकालना है, तो मैंने लिखा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरे सामने है 2πrn और स्पीड क्या है vn। फिर आपने क्या करना है, rn और vn की वैल्यू पुट कर देनी है। rn ये लिखा, vn ये लिखा, सारा कुछ पुट कर दिया आपने। ठीक है, पुट करा, सिंप्लीफाई करा, ये आ गया। फिर आपने क्या करना है, इसमें से जो जो कांस्टेंट है उसको आप साइड कर दो। ठीक है, कांस्टेंट आप हटाएंगे तो एक रिलेशन बनकर आ जाएगा जिसके अंदर n क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में है, n की क्यूब डायरेक्ट रिलेशन में है, और z² क्या है, इनवर्स रिलेशन में है। यहाँ पे h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्या हेडिंग डलवाई मैंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है, कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, टाइम पीरियड का इनवर्स होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, और आपने t निकाला था यहाँ पे 2πrn/vn, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो vn अपॉन 2πrn। उसके बाद आपने rn और vn की वैल्यू पुट करके ये रिलेशन बनाया था टाइम पीरियड का, इसको रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, जिस तरीके से आपने यहाँ पे कांस्टेंट को हटा के एक डायरेक्ट रिलेशन और एक इनवर्स रिलेशन बना दिया, सिमिलरली इधर भी कांस्टेंट को हटाओगे तो डायरेक्ट अब z² हो जाएगा और इनवर्सली कौन हो जाएगा, n³। बेसिकली इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है जी, अब आप सुनो, जिस तरीके से बोहर मॉडल को पढ़ने से पहले आप लोगों ने 2 थ्योरीज पढ़ी थी, वो 2 थ्योरीज कौन सी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो बोलता था लाइट का वेव नेचर भी होता है, और क्या पढ़ा था आप लोगों ने, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो बोलता था लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। तो इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये 2 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। ठीक है, डी ब्रॉगली अभी ब्रीफली बता रहा हूं, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या बोलता है, मैटर का भी वेव नेचर होता है, जैसे लाइट का वेव नेचर होता है, लाइट में भी क्रस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, उसी तरीके से मैटर का भी वेव नेचर होता है, ये बोलता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचो, बोहर मॉडल के अंदर तो बकायदा हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, रेडियस का भी फॉर्मूला पढ़ा है, बढ़िया तरीके से निकाल के बता रहा है वो, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पढ़ा है, बढ़िया तरीके से vn आपको निकाल के दिखा रहा है, आपने हर एक ऑर्बिट का रेडियस, हर एक ऑर्बिट की वेलोसिटी निकाली है। बट हाइसेनबर्ग ये बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर आप वेलोसिटी निकालने की कोशिश करोगे उसकी पोजीशन बदल जाएगी। अरे पोजीशन मतलब रेडियस, रेडियस आपको एक आइडिया दे देता है ना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे इस पाथ में ही घूम रहा होगा, तो वो पोजीशन ही तो पता लग रही है आपको बेसिकली। हाइसेनबर्ग ये बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉन की रेडियस आई मीन पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर आप वेलोसिटी निकालने की कोशिश करोगे तो पोजीशन में गड़बड़ हो जाएगी, पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी,
ठीक है, और पोजीशन निकालने की कोशिश करोगे तो वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले अब हेडिंग बना लो, डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर के भी दो नेचर होते हैं, कहने का मतलब पार्टिकल और वेव। जैसे लाइट को स्प्लिट नहीं मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, उसी तरीके से मैटर को भी मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाली है डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें आप लिखो डी ब्रोगली, डी आपका डी हो गया ब्रोगली, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अभी लिखना नहीं, हेडिंग डाल के छोड़ो। ठीक है, देखो आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन पढ़ी होगी कभी ना कभी, पढ़ी है ना, और ये वाली भी पढ़ी है, पढ़ी है, इज इक्वल टू एच न्यू। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो इक्वेट कर दो। एच न्यू इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, हमें पता है न्यू किसके बराबर होता है, एच सी बाय लैम्डा। अरे आप लोगों ने सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा पढ़ा है ना, तो न्यू किसके इक्वल हो गया, सी बाय लैम्डा, तो पुट कर दिया मैंने यहां, और राइट साइड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, क्या बचा इधर, h बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। लैम्डा की वैल्यू निकालो, h अपॉन m इंटू सी। बट आप मुझे बताएं क्या नेचर में सारे के सारे ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, नहीं ना, किसी की वेलोसिटी कम भी होती है ना c से, तो यहां पे मैं c की जगह क्या कर देता हूं, v रख देता हूं, ताकि ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल हो जाए। ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब सुनो बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, आपने दो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं लैम्डा के लिए, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कौन सा फॉर्मूला लगाओ लैम्डा निकालने के लिए। आपने ध्यान रखना है, अगर वेव किसी रेडिएशन की वेवलेंथ निकालने के लिए बोली गई है तो ये वाला फॉर्मूला, किसी मैटर की वेवलेंथ निकालने के लिए बोली गई है तो ये वाला फॉर्मूला। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना, तो मैटर की भी वेवलेंथ होती है, हमारी भी वेवलेंथ होती है, बट हमारी वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं हो पाती, वो सब बताएंगे अभी क्यों नहीं हो पाती। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कहां पर एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसका मास क्या होता है, बहुत कम होता है। आप खुद सोचो, यहां पे मान लो आप h कांस्टेंट कर दो, मतलब मान लो क्या होता ही है, v कांस्टेंट कर लेते हैं, है ना, v मैं खुद से मान लेता हूं कांस्टेंट, कि दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना चाह रहा हूं, एक में मैं अपने आप को कंपेयर कर लेता हूं, एक में मैं इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर लेता हूं। मैं इलेक्ट्रॉन और मैं दोनों एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, 50 60 70 जो आपका मन करे वो। बेसिकली मुझे दो चीजों को कंपेयर करनी है, तो दोनों में से दोनों के लिए मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी, तो h वैसे ही कांस्टेंट था, वेलोसिटी वैसे ही कांस्टेंट हो गई, अब कर दी मैंने, तो लैम्डा इनवर्स रिलेशन में आ गया m के। अरे बोलो, अब यहां पे अगर मेरा मास रखोगे 70 kg, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी, और इतनी छोटी हो जाएगी कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। मतलब मेरी वेवलेंथ निकल तो रही है बट बहुत छोटी है, इतनी छोटी मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। वेवलेंथ क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, यही था ना फॉर्मूला। फॉर्मूला इन द सेंस वेवलेंथ की डेफिनेशन। ठीक भाई, खून कर दो। क्या ऐसी बात, ऐसी बात, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट इज नोन एज वेवलेंथ, यही पढ़ा था ना। अब इधर देखो, मैंने अपना मास रखा तो वेवलेंथ की वैल्यू बहुत छोटी आ गई, वेवलेंथ की वैल्यू बहुत छोटी आ गई, मतलब दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया। तो ये जो वेव इतनी बढ़िया सी बना के दिखाई है ना, मेरे वाले केस में इतनी बढ़िया नहीं बनेगी, कुछ ऐसा बनेगा, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, छोटा हो जाएगा ना, चिपक जाएगा ना। आप दूर से देखोगे तो आप बोलोगे सर क्या है, क्या वेव बनाई है आपने तो थिक सी लाइन बना दी कोई। समझ गए मेरा पॉइंट।
अब यहां रख दो इलेक्ट्रॉन का मास। यार इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10⁻31 kg, तो लैम्डा की वैल्यू तो ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी तो आपका इलेक्ट्रॉन के लिए वेव नेचर ऐसा शो होगा। ये मेरा वेव नेचर है, बन रहा है क्रस्ट और ट्रफ उधर भी बन रहा है, बट बहुत कम है। क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, ट्रफ के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि अगर आप उसे देखने लगोगे तो देख ही नहीं पाओगे, वो एक लाइन की तरह नजर आएगी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो माइक्रोस्कोपिक के लिए ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू मैक्रो। डी ब्रोगली वेवलेंथ की इंपॉर्टेंस ही कहां पर है? माइक्रोस्कोपिक में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनका मास बहुत छोटा होता है, जो सॉरी मास बहुत कम होता है, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मेरा मास तो बड़ा है, ज्यादा है आई मीन, तो मैं हूं मैक्रोस्कोपिक। समझ आ गया पॉइंट सारा? तो अब सबसे पहले लिखो, आइंस्टाइन हैज सजेस्टेड दैट, अभी नहीं लिखना मेरे मालिक, ठीक से बैठो, अभी नहीं लिखना इसे, बोला था ना कि मैं तरीके से लिखवाऊंगा। आइंस्टाइन हैज सजेस्टेड दैट light behaves as a wave as well as light behave as a wave as well as like a particle, as well as like a particle, that is it has dual character, that is it has a dual character. Likewise, in a similar way, likewise मत लिखो, in a similar way, de Broglie, in a similar way, de Broglie in 1924, de Broglie in 1924 proposed that electron behaves like material particle as well as wave, material particle as well as wave। ठीक, अब इसे उतार लो, अभी सारा उतारो फटाफट से, यहां से लेके यहां तक। नाम लिखा हुआ पहले से, उसी को चला रहे हैं। चलो आगे लिखो, बोलो। इन द सिमिलर वे, ये सब लिखने के बाद, ये सारा कुछ लिखने के बाद, in the similar way, de Broglie proposed that when particles are in motion, in the similar way, de Broglie proposed that when particles are in motion, they also generate waves. When particles are in motion, they also generate waves. They also generate waves, कॉमा करके लिखो, waves associated with the matter. Waves, I repeat, in the similar way, de Broglie proposed that when particles are in motion, they also generate waves, comma, waves associated with the matter are known as matter waves. Waves
associated with the matter are known as matter waves, and wavelength associated with matter wave and wavelength associated with matter wave and wavelength associated with matter wave is known as de Broglie wavelength, is known as de Broglie wavelength. Is known as de Broglie wavelength. सही है. नेक्स्ट लाइन से लिखो. According to de Broglie wavelength associated with a particle according to de Broglie wavelength associated with a particle of mass m, according to de Broglie wavelength associated with a particle of mass m moving with a velocity v, according to de Broglie wavelength associated with a particle of mass m moving with a velocity v is given by, ये वाला फॉर्मूला फिर से उतार लो. ये वाला फॉर्मूला फिर से उतार लो. v is given by, फिर से ठीक है ना. ये डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन क्या सबके लिए एप्लीकेबल है, बट इसकी मेन इंपॉर्टेंस आपको कहां मिलेगी, माइक्रोस्कोपिक में मिलेगी. ठीक है. अच्छा m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम नहीं होता, और मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, p से. तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p लिख सकता हूं. ठीक है. बाकी आपको सब कुछ पता ही है. h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट. m यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, मास किसी का भी हो सकता है. ठीक है ना. बट इसको कहां पे हम यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे यूज करेंगे आगे जाके. जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम पढ़ेंगे इसको, फिर से पढ़ेंगे. इसका एक थोड़ा सा आइडिया में वहां पे उठाना है कि इलेक्ट्रॉन वहां पे वेव नेचर होता है, वेव नेचर होगा तो वेव कैरेक्टर होगा, वेव कैरेक्टर होगा तो वेव इक्वेशन होती है उसकी. ठीक है. वो सब बात की बातें हैं. फिलहाल आपका ये डी ब्रोगली डन हो गया. अब आप क्वेश्चन लिखो फटाफट से. हाँ, अगर मैं लाइट के बारे में बात करूं तो ये किसकी एनर्जी है, अगर मैं लाइट के बारे, ये लाइट की तो एनर्जी है, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है. मैं उसमें विजिबल लाइट के बारे में बात कर रहा हूं, तो फिर ये किसकी एनर्जी हो गई, विजिबल लाइट के बारे में बात कर रहा हूं तो किसकी एनर्जी हो गई है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी, रेडिएशंस की एनर्जी है ना ये. बट मैं कह रहा हूँ विजिबल लाइट की एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये किसकी एनर्जी है विजिबल लाइट के केस में. लाइट इज मेड अप ऑफ, लाइट इज मेड अप ऑफ एटम. वो रील नहीं होती, रील में म्यूजिक बजता है ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर. अरे लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, दैट पार्टिकल इज नोन एज फोटोन. तो ये फोटोन की एनर्जी हो गई, तो ये भी तो फोटोन की एनर्जी है. तो ये मास ऑफ फोटोन हो सकता है, हो सकता है ना. तो m, इसको अगर मैं फिर से लिखूं कि E इज इक्वल टू m c स्क्वेयर, ये है आपकी एनर्जी ऑफ वेव, ये वेव नेचर के बेस पे आपने निकाली, और ये है आपकी E इज इक्वल टू एच न्यू. ठीक है. ये है एनर्जी ऑफ फोटोन, ये पार्टिकल बेस के, पार्टिकल नेचर के बेस पे निकाली. तो इस हिसाब से तो m क्या हो जाएगा, मास ऑफ फोटोन हो जाएगा. अगर मैं विजिबल रेडिएशन के बारे में बात करूं तो, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करोगे तो m इज अ मास ऑफ क्वांटम. याद करो, याद नहीं है आपको, याद तब करेंगे ना. तो विजिबल लाइट में तो फोटोन, हमने तो यही पढ़ा था ना, विजिबल लाइट इज मेड अप ऑफ क्वांटम, और उस क्वांटम को हमने क्या बोला था, फोटोन. तो भाई इस हिसाब से बात करें तो m तो यहाँ पे मास ऑफ फोटोन बन जा रहा है. सही है ना. बाकी आपको पता ही है h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है,
6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। बोलने वाली थी मैं। हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन लिखो। Calculate de Broglie wavelength of electron. Calculate de Broglie wavelength of electron moving with a speed of. Calculate de Broglie wavelength of electron. देखो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालने के लिए बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर और मैटर की वेवलेंथ का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। एक्सप्रेशन तो दिया करो, आप लोगों को समझ आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, खुशी तो जाहिर किया करो। Calculate de Broglie wavelength of electron moving with a speed of 1/10 of speed of light. 1/10 of speed of light. 1/10 of speed of light. ठीक है ना। क्वेश्चन को अगर आप रीड करोगे, रीड करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के वेव के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब मुझे C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा नहीं लगाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेव मैटर होता है और मैटर का एक अपना वेव होता है। फॉर्मूला ये रहा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो समझदार बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। क्या क्या गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ना भी गिवन हो, याद होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी उसने क्या बोला है, 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 का 1/10 कर दो, तो कितना हो गया, 3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, इस फॉर्मूले के अंदर वेलोसिटी जो आपने रखनी है मीटर पर सेकंड में रखनी है। यहां फिर से लिख देता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सही है ना, अरे बोलो। वेलोसिटी आपने रखना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट तो जूल सेकंड में ही जाएगा। मास आपने केजी में रखना है, ठीक है जी। ये इसी तरीके से आपने सारा कुछ पुट करना है। वेलोसिटी कर दी हमने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, जिसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आप इसको 6.63 भी लिख सकते हो, बोला था ना। और एक और चीज बोली थी, आप 6.63 की जगह 20/3 भी लिख दो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तब बता दिया। वैल्यू पुट करो फटाफट से, लैम्डा निकालो। किस में आएगा लैम्डा, सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में? सेंटीमीटर में आएगा लैम्डा या एंगस्ट्रॉम में आएगा लैम्डा? अरे मैडम मीटर में आएगा, मीटर में आएगा, मीटर में आएगा। फटाफट से करो क्वेश्चन। हाँ जी, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। 2.3 into 10 की पावर एच की वैल्यू मैंने कहा 20/3 रख दो, बढ़िया काम हो जाएगा। एम रख दो 9.1 इंटू 10 के -31 और वी कितना है 3 इंटू 10 की पावर 7। कितना आया, 2.3 into 10 की पावर -12। 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस, आप 2.42 into 10 की पावर -11। -11। फिर तो भैया गड़बड़ है किसी की। 10 की पावर सेम अगर आ भी जाती चलो मैं ठीक मान लेता, बट ये तो बहुत भयंकर वाला पाप हो रखा है। ठीक है चलो करते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 20 इंटू 10 की पावर -34/3, 3 तो नीचे ही आ जाएगा, कटेगा ही नहीं है। 9.1 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 7 कितना आ रहा है, 2.3 3 into 10 की पावर -11 की पावर -11 वो भी तो है -31 में आ गया 10 की पावर। सर 42 है। ठीक है जी। अब आपने सॉल्व कर दिया तो मैं नहीं कर रहा सॉल्व। 42 4-2 है, इधर 4-2 ही लिखा हुआ है। आप इसको
एक बार क्रॉस चेक करो। और किसी ने आज आप लोग और कोई कैलकुलेशन नहीं करते क्या? हमेशा 2 से ही आंसर आता है मेरे को। सर 2.42 को राउंड ऑफ करोगे तो भी 3 नहीं आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही है भाई, माइल लिखने तो बोलिए 2.42, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.42 इंटू 10 की पावर -11। मीटर पर सेकंड नहीं सर। हाँ क्या मीटर पर सेकंड कहाँ से आ जाएगा? गलती हो गई सर माफ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कैलकुलेशन ऑफ स्पीडली क्या करो, सिर्फ 2 ही बच्चे आंसर देते हैं। थैंक यू। हाँ, एटम, लाइट इज मेड अप ऑफ एटम। बिल्कुल वो जो रील्स और म्यूजिक सुनता हूँ ना, वो गलत आंसर दे रहे, एक म्यूजिक बजता है, वो फेस दिखाने लग जाते हैं, एआई जैसा मॉडल आता है, बिल्कुल जैसे तुमने बोला ना लाइट इज मेड ऑफ एटम, वैसा ही म्यूजिक दिमाग में बज रहा था। वैसे इस बात की सेंस है। हाँ सेंस है। होता तो है। किस बात? लाइट इज मेड अप ऑफ एटम। कहाँ से यार अभी तो, हाँ दोबारा से बज रहा है, अब कुछ और आ रहा दिमाग में, कुछ और आ रहा जब इन्होंने बोला है तो। क्या पूरे साल की मेहनत हुई इसकी? नहीं 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 नहीं, वो एक होते ना कॉफ़ी पी रहे होते 2 बंदे। अभी तक कैसे लाइट इज मेड अप ऑफ एटम, आप ये कह रहे हो? हाँ मुझे कोई लॉजिक दो ना, आप एटम लेकर आ रहे हो, एयर की बात नहीं कर रहा। लाइट है तो इसकी बात। लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो कहाँ है एटम, कहाँ है यहाँ? हाथ दे भाई, डाउट भी क्लियर नहीं कर सकते आप। इससे बात हाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है ये स्पीड आप तुरंत जब ऑन करते हो तुरंत ऑन हो जाती है ना, टाइम तो नहीं लेती है ना ऑन होने में। सर फिर इलेक्ट्रिसिटी की भी तो अलग से स्पीड है। इलेक्ट्रिसिटी अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंपोनेंट है इलेक्ट्रिसिटी, बट वो घूम तो रही है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है, फटाक से ऑन करते ही आती है ना। नहीं इसमें डिफिकल्ट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बस खत्म। और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और वो प्रोपेगेशन वेक्टर, इसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है। आप ये देखो ना, आप हमेशा नोटिस, सर कह रहे हैं आप हाँ बटन दबाते ही ये कह रहे हैं आप जोक नहीं समझे। वो जोक समझ गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। कैलकुलेट वो जोक भी नहीं है, वो क्या ही बोलूँ। चलो चले गए तो चले गए, देख लेते उसे, लेक्चर्स डाले तो थे थोड़े बहुत, हम क्यों देखे। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ कार, अब मास बढ़ा दिया है, पहले इलेक्ट्रॉन था अब कार ले लिया। कैलकुलेट मास ऑफ कार, सॉरी कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ कार ऑफ मास 2000 kg, 2 टन, 1000 kg इज 1 टन, ठीक है। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ कार ऑफ मास 2000 kg मूविंग विद अ स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब ये तो भाई साहब एसयूवी है। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ कार ऑफ मास 2000 kg मूविंग विद अ स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर। चलो निकालो फटाफट से। 180 किलोमीटर है तो इतनी देर पहले हम क्या बोल रहे थे? मैंने अपना वे मास नहीं रखा था 70 kg। क्वेश्चन है जी मास कितना दे रखा है? 2000 kg। तो मैंने आपको पहले ही बोला था मास आपने केजी में ही रखना है। स्पीड कितना दे रखा है? 180 किलोमीटर पर आवर। आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 180 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर हो जाएगा, 60 से डिवाइड करोगे मिनट हो जाएगा, दोबारा 60 से डिवाइड करोगे सेकंड हो जाएगा, है ना, मीटर पर सेकंड। आप h की वैल्यू क्या रखना? 20/3 रख देना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 20/3 10 की पावर -34 जूल सेकंड के कैलकुलेशन इजी करने के लिए है, बट लिख देना इसकी ओरिजिनल वैल्यू, इसकी ओरिजिनल वैल्यू, अभी क्यों क्योंकि चाहिए है ना मुझे मीटर पर सेकंड। मैं पहले करके वैल्यू पुट करूंगा आगे नहीं कर सकते? तो वहां पे लिखना सारा कुछ, बात तो वही है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, h 20/3 इंटू 10 की पावर -34, नीचे m आ जाएगा 2000, और वेलोसिटी 180
इंटू 1000, 60 को ऊपर शिफ्ट कर दो, 60 इंटू 60, सही है। इसको सीधा 5/18 कर दो ना, 180 into 5/18 होता है। आंसर क्या आ रहा है? अरे क्या आप लिख दिया ना, आप क्या चेंज करूं? कैलकुलेशन तो करनी है, आपने कर ली तो अच्छी बात है। बचपन में ना सिखाते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करने के लिए सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है मुझे बताओ, कोई शॉर्ट कौन सी रॉकेट आया? उससे ना वेलोसिटी सीधा 50 आ जाती है। So 6.666 into 10 की पावर minus 38. Six point six into 10 minus 38. 2/3, 10 के -38। अगर आप यहाँ पे 6 3 6 18, 2.036, 6.67 इंटू 10 की पावर -39। जब इसे सॉल्व करेंगे 6.67 इंटू 10 की पावर -39, 6.67 इंटू 10 की पावर -39, ये आ गया कार की वेवलेंथ। ठीक है, अब इधर देख लो आप, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ देखो, 10 की पावर -11, कार की वेवलेंथ देखो 10 की पावर -39, है छोटी, है छोटी, ये इसकी कंपैरेटिवली बड़ी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का कहाँ पे इंपॉर्टेंस है? माइक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रॉन नहीं, माइक्रोस्कोपिक के लिए, मैक्रो के लिए कोई इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ की वैल्यू बहुत छोटी आती है। लिखो फटाफट से, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स having negligible mass, microscopic particles having negligible mass like electron, proton, neutron, microscopic particles having negligible mass like electron, proton, neutron, and alpha particle etc, and alpha particle etc are microscopic, are microscopic। नेक्स्ट लाइन से लिखो, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मैक्रो, मैक्रो बड़ा बड़ा, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, उसमें लिखो आप पार्टिकल्स हैविंग सिग्निफिकेंट मास, particles having significant mass like car, significant mass like car, comma bike, comma pen, pencil, etc are microscopic। particles having significant mass like car, bike, pen, pencil, etc are macroscopic। नेक्स्ट लाइन से लिखो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स
and not for macroscopic particles. De Broglie hypothesis is applicable only for microscopic particles and not for macroscopic particles because their wavelength is very small, to be observed. De Broglie hypothesis is applicable only for microscopic particles and not for macroscopic particles because their wavelength is very small to be observed. Next heading डालो, De Broglie wavelength in terms of kinetic energy. Next heading is De Broglie wavelength in terms of kinetic energy. De Broglie wavelength in terms of kinetic energy. डालो हेडिंग De Broglie wavelength in terms of kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं De Broglie wavelength का. लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है. बोलो. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. ये बेसिकली क्या है? काइनेटिक एनर्जी है. mv स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सही है ना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? mv इंटू वी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसमें से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? है ना? मुझे यहां पुट करना था इसलिए मैंने ऐसा करा. तो काइनेटिक एनर्जी पुट कर देंगे इसी वजह नहीं, अब mv की जगह ये पुट कर दूंगा. mv की जगह ये पुट कर दूंगा. तो हाँ, तो यही कर रहा हूँ. mv की जगह पुट कर रहा हूँ. से। अगर मान नहीं तो एक मिनट रुको जरा. सब कुछ छोड़ो, एक मिनट रुको. इधर आप कर दो. बेस्ट ये है. बेस्ट है अब इसको पुट कर दो. ठीक. अरे मैंने क्या करा, पहले लिखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, 2 को वहां शिफ्ट कर दिया. mv स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों को m से मल्टीप्लाई कर दिया. इस साइड को भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये m स्क्वायर बन जाएगा. v स्क्वायर पहले से था, ये क्या हो गया? 2m काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे अंडर रूट शिफ्ट कर दिया, स्क्वायर को उधर ले जाओगे अंडर रूट हो जाएगा. mv की वैल्यू आ गई. अब मैंने mv की वैल्यू वहां पुट कर दी, उससे कॉम्प्लेक्स बन जाता रिलेशन. क्या हुआ? ये तो समझ आ गया सर, लेकिन रूट को हटाना जरूर पड़ेगा. हाफ से मतलब कैलकुलेशन से डर रहे हो? तो यार अब इसका क्या कर सकते हैं यार? सर स्क्वायर रूट हटा के हाफ कर दो ना. क्यों? क्या कैलकुलेशन है? कुछ कर सकते हो आप लोग? कैलकुलेशन से इतना घबराते हो भाई? मैथ पसंद है ना आप लोगों को? पसंद है ना? तो इधर भी तो मैथ आ ही रही है. सर लेकिन सर पसंद है तभी समझ आ रही है कि रूट हटाना. अब भाई फॉर्मूला तो है भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता. इससे पहले जो करते थे वो वो कर अलग दो, कौन बना? ज़्यादा वो अलग नहीं था, सेम ही निकालना था. आना तो सेम ही है आसान तो हो यही जाता है. फॉर्मूला वो. हाँ, ये फॉर्मूला डन. अरे कर लो भाई, कर लो, कॉपी करो. अंडर रूट सर क्यों आया? अंडर रूट हटा दो आप. हम मैंने बनाया है इसे. लिखो सर, कोई नहीं, इट्स ओके. लिखो क्वेश्चन जल्दी से. हाँ, नागिन हो तो क्लिक कर लो, नाग हो या नागिन हो तो क्लिक कर लो ऐसे. क्लिक क्या करेंगे? आंखों से. या वो तो नाग को याद रह जाता है ना. इच्छाधारी नाग हो तो क्लिक कर दीजिए. तो उसके लिए वीडियो देखो, शॉर्ट जो मैंने शेयर कर रखी है. किस पे? जब तक सामना नहीं होगा तब तक नहीं करूँगा. सामना होगा तो भाग जाऊँगा.
एक बार पैर से ऐसे बार यहाँ से निकला था, ऐसे मैं खड़ा हुआ था अपने गांव में, बस ऐसे ही देख रहा था, सांप पैरों से चढ़ के निकला था। मैं हिला नहीं, इतनी देर ऐसे ही खड़ा रहा तो चला नहीं गया भाई। इसी में हालत, इसी में डर गया था मैं, इसी में ही डर गया था कभी आओ। हवेली पे। देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल having kinetic energy, calculate de Broglie wavelength of alpha particle having kinetic energy 5 into 10 की पावर माइनस 8 जूल्स, 5 into 10 की पावर माइनस 8 जूल्स करें। इतना सारा पढ़ चुके हो और मास पूछ रहे हो आप मेरे से अल्फा पार्टिकल का। वही सेम रहेगा क्या? नहीं पता मुझे, खुद करो आइडेंटिफाई। ये मैं कुछ और कर रहा हूँ, इसे मत करना आप लोग कॉपी। तो भाई तो इट डजंट मीन ना कि मैं आंसर बताऊंगा आपको। सर इसमें तो बताओगे ना। आपने एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है जब आपकी क्लासेस वगैरह स्किप हो जाती है तो। ओह अच्छा, क्या ये 4 AMU है? हाँ जी, 4 AMU। अभी भी गलत है। सर आप क्या कर रहे हो? ऐसे ही देख रहा हूँ, फॉर्मूला बना के देख रहा हूँ मैं, बना के नहीं। उस ये वेलोसिटी टर्म से बन गया, वो तो वेलोसिटी है ही नहीं। ये मैं ऐसे ही देख रहा था बनाकर। 6.68 चलिए करते हैं क्वेश्चन। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी ही लगना है फॉर्मूला, ठीक है। नहीं ये नहीं लगना, ये वाला लगना है। एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था। क्या निकालना है बता दो एक बारी। एम पे टक गए ना आप लोग। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 AMU होता है। अभी तो बता, अरे रुको मैडम, रुको, ये AMU में है, उसके बाद मैंने बताया 6.5। मुझे केजी में चाहिए मास। 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी केजीज। वो पेजेस पलटते जा रहे हैं, पलटो चलो। आप लोगों ने कहीं पढ़ा हुआ है 1 AMU इज इक्वल टू 1 पॉइंट। देख लो एक बारी, आप भी ढूंढ लो भाई। अरे 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 ऑब्जर्वेशन में है ये, रदरफोर्ड मॉडल में। हाँ जी, आप लोगों ने पढ़ा था 1 AMU, जो बहुत मेहनत से ढूंढ के दिखाया आपको। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। मैंने पहले ही बोल दिया था मास आपका केजी में जाएगा। H की वैल्यू आपको पता ही है, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। क्या बचा और? बस हो गया। हाँ, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताना क्या है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 8। सारा पुट करो, सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन इज फॉर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेवलेंथ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेवलेंथ of alpha particle to proton, calculate ratio of wavelength of alpha particle to proton
if ratio of their particles, if ratio of their kinetic energy, calculate ratio of wavelength of alpha particle to proton. If ratio of their kinetic energy is 1:4, calculate ratio of wavelength of alpha particle to proton if ratio of their kinetic energy is 1:4. और एक रिलेशन लिख लो, जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। ये हिंट है आपका। अब करो फटाफट से क्वेश्चन, ये अभी के अभी हो जाएगा। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। ये मैंने हिंट दे दिया। अब ये अभी के अभी क्वेश्चन हो जाएगा। 2 इक्वेशंस बना दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। 2 इक्वेशंस बना दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। 2 इक्वेशन बना दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। फॉर्मूला आपके सामने ही लिखा हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर लैम्डा अल्फा होगा, h में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, 2 m अल्फा काइनेटिक एनर्जी भी अल्फा हो जाएगी। ये पहली इक्वेशन हो गई। लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू h √2 mp काइनेटिक एनर्जी ऑफ p। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो लैम्डा अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू h, और h तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 2 mp काइनेटिक एनर्जी p डिवाइडेड बाय 2 m अल्फा काइनेटिक एनर्जी अल्फा। बाकी सारा अंडर रूट में होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो दे रखा है, किसका देख के बताओ जरा। अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है आपका 1:4। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है 1:4। यानी कि आपको क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/4। ये गिवन है आपको, ये गिवन है। ठीक है, और एक रिलेशन और बता रखा है मैंने, m अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो mp को तो मत छेड़ो आप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, यहां पे 4 कर दूं, उल्टा है ना ये। नीचे क्या करोगे, m अल्फा की जगह रख दो 4 इंटू mp, सही है। अंडर रूट सब कुछ कैंसिल हो गया है, 1 आ गया आंसर, मतलब 1:1। सही है 1:1 की रेशियो है, कहने का मतलब ये है। रेशियो निकालनी थी हमें, रेशियो। तो जो आपकी रेशियो आई है, लैम्डा अल्फा इज टू लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू 1:1, जो रेशियो। बढ़े आगे, लिखो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। कुछ नहीं है, इजी है। डेविसन, DAVI, डेविसन एंड जर्मन, DAVISSON, डेविसन, फिर जर्मन एक्सपेरिमेंट। और कुछ भी नहीं है, इसे बड़ा सिंपल सा आप लोगों ने पढ़ रखा है ये, बस एक नाम दे दिया मैंने। या आपने ट्यूब ले ली, ट्यूब के अंदर रॉड डाल दी, एक को कैथोड बोल दो, एक को एनोड बोल दो। वो आपको पता ही है किस बेसिस से बोलते हैं कैथोड और एनोड। ठीक है, अगर आप इसको एनोड बोलोगे तो ये कैथोड हो जाएगा। बीच में रख दो इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आप वोल्टेज सप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करना शुरू करेगा, यहाँ पे मूव करना शुरू करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन में कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और इस इलेक्ट्रॉन की अगर आप एनर्जी निकालना चाहो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना बनेगा, Q इंटू वी बनेगा ना। एक फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, यहां पे Q क्या है, E है, EV आ गया। और यही एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² हुआ करता था,
वो किसके इक्वल हो गया? E इंटू वी। यानी कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया? E इंटू वी के लिए हो गया। बट एक चीज ध्यान रखना, ये E इंटू वी कब है? जब आपने इलेक्ट्रॉन ले रखा है जिसका चार्ज होता है E। मान लो आप कोई दूसरा पार्टिकल ले लो जिसका चार्ज क्या होगा? E तो नहीं होता, जरूरी नहीं है ना E होगा, तो Q होगा। तो ये हम यहां पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, Q इंटू वी। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला था ये वाला, इसको मॉडिफाई कर लो अब। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2mEV। ये वाला फॉर्मूला बना इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला बना इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर वोल्टेज आपको दे रखी है, इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, तो वो V की वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे। E आपका फंडामेंटल चार्ज है जिसकी वैल्यू आपको पता ही है 1.69 इंटू 10⁻19 कूलम। 1.6 सॉरी। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बाकी सारा पता आपको। और मान लो कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है, तो यही फॉर्मूला आपका थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2mQ। Q कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, उसका कुछ भी चार्ज हो सकता है, इंटू V। तारो तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी के कितने फॉर्मूले पढ़ लिए? 1 2 3 4। पहले तो मेन वाला फॉर्मूला पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। फिर आपने पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। फिर इसी का मॉडिफिकेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अंडर रूट 2mEV। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस ट्रेवल कर रहा हो, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये वाला हो जाएगा, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल हो तो ये हो जाएगा। वैसे तो इसे ही याद रख लो क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है। जब इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करोगे, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल होगा तो उसका चार्ज पुट करोगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला 2 और 3 ही है मेन, अगर मैं बताऊँ तो 4 नहीं है, 3 ही है। क्योंकि ये वाला तो इसी से आप निकाल सकते हो। ये आपका जनरल बन गया, ये आपका स्पेसिफिक बन गया। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए। लिखो कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स टू प्रोटॉन। फिर से लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा पी निकालना है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स टू प्रोटॉन व्हेन accelerated through same potential difference when accelerated through same potential difference from rest I repeat, calculate ratio of de Broglie wavelength of alpha particle to proton when accelerated through same potential difference from rest। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। पहले अल्फा पार्टिकल के लिए अल्फा टू प्रोटॉन की रेशियो निकालनी है ना, ये प्रोटॉन टू अल्फा की निकालनी है, अल्फा टू प्रोटॉन। तो ये फॉर्मूला आपका यही वाला लगेगा, पहले फॉर्मूला उतार लेना। फिर लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट एच अंडर रूट 2m अल्फा, चार्ज बोल दो q अल्फा, पोटेंशियल डिफरेंस v है, मान लिया मैंने क्योंकि दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस v रखा हुआ है।
सिमिलरली अगर आप लैम्डा प्रोटॉन निकालोगे तो h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पोटेंशियल डिफरेंस v ही रहेगा क्योंकि बोला हुआ है अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से दोनों पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करा है फ्रॉम रेस्ट, तो v में कोई चेंज नहीं आने वाला। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा पी हो जाएगा इधर। अब इधर देखो, यहां से h से h उड़ा दूं, ठीक है, 2 भी उड़ाई देता हूं और v भी उड़ाई देता हूं। भाई पहले तो सारा अंडर रूट में आ जाएगा ना, करके बताऊं या ऐसे समझ आ रहा है? ये सारा का सारा अंडर, ये देखो h और h कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों टर्म अंडर रूट पर आ जाएगी, मतलब एक ही रूट लगा दूंगा मैं। फिर 2 कैंसिल हो जा रहा है, v कैंसिल हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है? बड़ा वाला अंडर रूट, ऊपर आ जाएगा आपका mp qp, नीचे आ जाएगा m अल्फा q अल्फा। उसके बाद एक रिलेशन सिखाया था अभी मैंने, क्या था वो रिलेशन? मास ऑफ, अभी कराया, बताओ ना क्या रिलेशन? मास ऑफ अल्फा मास ऑफ प्रोटॉन में क्या रिलेशन बताया था? देखो, अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक। अब इधर एक और चीज देखो, लास्ट है क्या? चार्ज। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? +1 यूनिट, दैट इज +1.6 इंटू 10⁻⁹। मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए अभी। अल्फा पे कितना होता है? 2e, है ना? तो बस अब पुट कर दो। मास ऑफ प्रोटॉन को कुछ मत करना आप, QP को भी कुछ मत करना आप। मास अल्फा की जगह रख दो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और Q अल्फा की जगह रख दो ट्वाइस ऑफ QP। अब जो कट रहा काट दो, MP गया, QP गया, 1/8 अंडर रूट। तो अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 1:2√2, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।